बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। आज इलेक्शन कमीशन ने भी ये कह दिया है कि अगर 12 अगस्त तक असेंबलीज अपनी मुद्दत पूरी कर लेती हैं तो वो अक्टूबर में इंतखाबात कराने के लिए तैयार है। ये है वो ऑफिशियल वर्डिक्ट जो कि ऑफिशियल और राइट फॉरम से आ रहा है, क्योंकि इससे पहले चाहे हुकूमत हो चाहे अपोजिशन हो, वो यही कहती चली आ रही थी कि इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे या फिर होने चाहिए। लेकिन इस ऑफिशियल वर्डिक्ट के आने के बाद, इस ऑफिशियल फॉरम से एक रिएक्शन आने के बाद भी अभी तक कहीं ना कहीं पावरफुल बेंचेस के अंदर ये खलबली मची हुई है कि सवाल यही है कि सबके बावजूद भी क्या इंतखाबात वक्त पर होंगे, क्योंकि इसके पीछे जो खौफ है वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। हवा तो ये भी चल रही है और बात तो ये भी घूम फिर रही है हर जगह पर कि अगर किसी को सियासत से निकालना हो तो फिर पैनामा में से अकामा निकल आता है, और अगर किसी को बचाना हो तो 150 से जायद मुकदमात के बावजूद भी किसी का बाल तक बीका नहीं होता। यही सूरत हाल इस टाइम पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। और मैं आपको पहले ही मुतअद्दिद बार बता चुकी हूँ कि इंतखाबात हों और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, ये आपस में हैंड एंड ग्लव है, आपस में नथी है, आपस में एक दूसरे का इनके साथ बहुत गहरा ताल्लुक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का स्टेटस क्या होगा, उसी के ऊपर इंतखाबात के हवाले से तमाम तर सिचुएशन रिजॉल्व करती है। $1 मिलियन सवाल अपनी जगह पे बरकरार है कि अगर मैं आज की तारीख की बात करूं तो अगर आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को कोई हाथ नहीं लगा सका, वो जेल नहीं गए हैं, गिरफ्तार नहीं होते हैं, तो फिर अगर वो भी मौजूद हैं, बैलेट पेपर पर अगर बल्ला भी मौजूद है, अगर उनकी पार्टी भी मौजूद है, तो फिर इंतखाबात कराने वाले इंतखाबात कैसे कराएंगे? यही वो सवाल है जिसका हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे। मुझे बड़ा ऑनरेबल पैनल ने ज्वाइन किया हुआ है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल अली गौहर बलोच साहब, PMLN से उनका ताल्लुक है, फ्रॉम द गवर्नमेंट बेंचेस। दोनों मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेड साहब, मैं आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। पाकिस्तान में ये रिवायत है कि इलेक्शन से पहले एक हवा चलती है और वो हवा के अंदर ये बात और ये नारा बहुत ज़ोर ज़ोर से गूंजता है कि भाई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो गई हमारे खिलाफ, हम इसलिए हार रहे हैं कि हमारे खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो गई, हम इसलिए हारेंगे कि हमारे खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो गई है। तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का इल्ज़ाम हर पॉलिटिकल पार्टी लगाती है जो कि कमज़ोर फुटिंग पर खड़ी होती है, और कहीं ना कहीं ये इल्ज़ाम ठीक भी होता है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है साहब? देखें, इसमें बनीश बात यह है कि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक फेयर ट्रायल करें, केसेस जेन्युइन बनाएं, बजाय कि आप 200 केस बनाएं। मेक सॉलिड 2-3 केसेस और उसके ऊपर फेयर ट्रायल के थ्रू उनको जो सज़ा देनी है दें। अगर आप 150-200 केस बनाएंगे तो दैट मीन यू आर शोइंग में द विक्टिम, और विक्टिम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में उनको फ़ायदा हो रहा है। ही विल गेट पॉपुलैरिटी और गवर्नमेंट को नुकसान इसमें होगा कि ना तो आपने 1.5 साल में कोई एक भी आपने केस में सजा नहीं दे सके, एक भी केस में अंदर आप सॉलिड केस नहीं बना सके। रोजाना एक नया केस बनाते हैं जैसे कल हुआ, और उसके बाद आपके सारे वुज़रा आके, कभी आपके इंटीरियर मिनिस्टर आते हैं, फिर आपके मुसद्दिक मलिक आते हैं, फिर आपके आपके वजीर कानून आते हैं, देन सो ऑन सो ऑन। व्हाई डू यू कम ऑन दिस? आपने इंटीरियर मिनिस्टर ने एक बना दिया, अब FIA का काम है अपना कार्रवाई करें, जो प्रोसीजर है उसके बाद अगर बनता है केस, प्रोसिक्यूशन एक्शनेबल एविडेंस है, आप फर्दर जुर्म लगाएं, केस चलाएं, बजाय के यू गिव हिम सो इम्पोर्टेंट एंड यू कीप कमिंग एंड हार्पिंग एंड शाउटिंग जी ये कर दिया उसने, ये कर दिया। व्हाट इज द पर्पस? यू डू समथिंग व्हिच यू आर सपोज्ड टू डू। डोंट एम्बैरेस एस्टैब्लिशमेंट, डोंट एम्बैरेस एनीवन। यू आर इन द गवर्नमेंट, आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं। जब जिस केस में विशाल का तोशाखाना केस है, अल कादर यूनिवर्सिटी केस है, अभी आपके सामने ये जो एक साइफर का केस आ गया, मेक 3-4 केसेस और उसके बाद खत्म करें, बजाय इसके कि ये आपने ये इससे आप खाम लोगों के लिए सिंपैथी गेन कर रहे हैं उनके लिए। और ये हुकूमत की बहुत बड़ी कमजोरी है। मुझे समझ नहीं आती कि व्हाट डू यू वांट टू प्रूव। लोगों ने टीवी की व्यूअरशिप देखनी छोड़ दी है बहुत कम। एयरवे न्यूज और बोल्ड टीवी का बहुत कम हो गया है। दे पीपल गोइंग फॉर यूट्यूब। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, समझना चाहिए कि व्हाट आर यू डूइंग इट। और उसके बाद आपने जो केस बनाने बनाए सॉलिड, और अगर आपने वो डिजर्व करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन एंड पनिशमेंट, डू इट, बट मेक थिंग्स क्लियर। सेकंड, आपके इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अभी भी क्लियर नहीं है। आज ही मैं देख रहा था, उन्होंने कहा जी हमें अगर नए हल्का सेंसिस के थ्रू करते हैं, हमें 4 मंथ्स की रिक्वायरमेंट है,
और अभी आपके साथ एमक्यूएम कल प्राइम मिनिस्टर मिलकर गए, उन्होंने कहा जी हमें नई खिलकाबंदियाँ चाहिए, नए सेंसिस के हिसाब से करें। और बात भी ठीक है, व्हाई डिड यू वेस्ट टाइम? अगर आपको याद हो मई अप्रैल 2022 में जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया था तो चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि वी नीड 7 months to get ready for elections, and now it is how many months? It is over। इसके बाद भी पूरा 1 साल हो जाएगा नवंबर में। एब्सोल्युटली। ये डायकोटमीज नहीं होनी चाहिए। डोंट क्रिएट, जितना आप हार्म करेंगे वो गवर्नमेंट को नुकसानदेह है। और आप खाम खा इसमें सर्विस को घसीटा जाता है। दे आर डूइंग नथिंग नाउ। आपकी हुकूमत है, आप केस बना रहे हैं, आप कभी जो केस बना रहे हैं देन डू फाइनलाइज इट। आपकी कमजोर टीम है, आपकी एफआईए आपके पास है, एंटी प्रोटेक्शन आपके पास है, सारे केस आपने बनाए हैं। कोई सी भी है, आपने अभी तो फाइनल किया केस, 1 डेढ़ साल हो गया, इलेक्शन आने वाले हैं। आई थिंक देर ऑल वेटिंग। मुझे ये लगता है कि वो साकिब निसार इनका देख रहे हैं कि जी बंदयाल साहब ने 16 सितंबर को रिटायर होना है, 17 को काजी फायजीसा ने आना है, मे बी दैट इज द टाइम दे मीटिंग, और उसी टाइम पे नवाज शरीफ भी आएंगे अगेन, देन ही विल कम, दे विल बी हार्डली लेफ्ट एनी टाइम। तो वो अच्छा इलेक्शन ब्रिगेड साहब, कमीशन मुझे तो लगता है कि ये बात, क्योंकि आपने कहा कि आपको लगता है, तो मैंने कहा एक छोटा सा एक अपना पर्सनल ओपिनियन भी आपके साथ शेयर कर दूं। वैसे तो हुकूमत हमें सुन नहीं रही है, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मुझे तो लगता है कि ये 16 सितंबर का भी वेट नहीं कर रहा है। 16 सितंबर तो सिर्फ एक गोल्डन डेट वैसे ही लोगों को दिखाने, डराने और बताने के लिए दी गई है, क्योंकि 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना कि आप ये पंजाब में इंतखाबात कराएं, अगर आपको याद है। तो क्या ये हुक्म सुप्रीम कोर्ट का इस हुकूमत ने मान लिया? तो जो सर हुक्म नहीं मानना ना, वो नहीं मानना। तो ये 16 सितंबर हो या 26 सितंबर हो या नवंबर हो और फिर अक्टूबर हो या जो भी हो, मुझे लगता है कि ये सिर्फ आवाम को देने के लिए एक बहाना ही है। अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं अली गौहर बलोच साहब के पास जाना चाहती हूँ। मे बी ही इज़ इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर दिस, या शायद कोई इन्फॉर्मेशन ही शेयर कर दें। अली गौहर बलोच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर, आपका जो एक डर है वो तो बिल्कुल जायज़ है, वो समझ में भी आता है कि भाई अगर किसी को सियासत से निकालना हो तो पनामा में से अकामा निकल आता है, और अगर किसी को बचाना हो तो 150 से ज़ायद केसेस पड़े होते हैं, दर्ज होते हैं, लेकिन फिर भी कोई किसी का बाल तक बीका नहीं कर सकता। हेवन सेड दैट सर, 150 से ज़ायद केसेस, ऐसे केसेस जो कि सेंसिटिव इश्यूज पर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के हवाले से, ऐसे केसेस जो कि कौमी सलामती के हवाले से हैं, इतने सेंसिटिव इश्यूज पर, पर्सनल नौयत के इतने सेंसिटिव किस्म के केसेस हैं, लेकिन उसके बावजूद आप कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का। तो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है तो क्या है? अगर मेरिट पर होता तो जाहिर सी बात है वो जेल में होते सर, और आप इंतखाबात में होते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले थोड़ा सा आवाज़ का इशू रहा, मैं नहीं सुन सका अपने दोस्त की बात। लेकिन देखिए, बात ये है कि आपकी बात ठीक है कि जब विक्टिमाइजेशन करनी होती है तो फिर पनामा में से अकामा निकल आता है, और उसके लिए तो आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जो अभी जज हैं वो भी एक जजमेंट में कह चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो केस बनाया गया था वो एक विक्टिमाइजेशन थी और उसका कोई जवाब नहीं बनता था। लेकिन आपने देखा है कि जाहिर है कि ये सहूलतकारियाँ ही हैं कि जिस वजह से 9 मई के वाक़यात हुए और पाकिस्तान में जलाओ घराव हुआ, इन तमाम चीज़ों के ताने बाने 2013 और उससे भी पहले से शुरू होते हैं। कई सहूलतकार आए, कई सहूलतकार चले गए, अभी भी इस वक्त भी सहूलतकारियाँ जारी हैं। जब 8-8 मिनट के अंदर 8-8 ज़मानतें हो जाएंगी, जब ये कहा जाएगा कि इमरान नाम के किसी बंदे के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा ना कायम किया जाए, जब एक बंदे को कानूनी तौर पर 1 अरबों रुपए की करप्शन के केस में गिरफ़्तार किया जाए और फिर रिमांड के अंदर ही उसको छुड़वा दिया जाए, तो इससे बड़ी सहूलतकारी क्या हो सकती है? ख़ातून जजेस को धमकियाँ देना, पाकिस्तान में जलाओ घराव की सियासत करना, पाकिस्तान के इदारों को आग लगा देना। तो जब तक सहूलतकारी का अंसर कंट्रोल नहीं होगा बेनिश, तब तक मैं समझता हूं कि ये तमाम सिलसिला जो है, साहब, सारी आपकी बातें मैंने मान ली, वायलेंस मान लिया, झूठ मान लिया, हर केस मैंने आपका चले जस्टिफिकेशन उसकी मान ली, पर गिरफ्तारी से आपको कौन रोक रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को आप लोग गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। आप प्लीज़ इसका मुझे जवाब दें। और मीनवाइल मैं आप लोग को बता दूं कि मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हसन मुर्तज़ा साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। बने रहिएगा मेरे पास, मैं आती हूँ आपके पास सवाल लेकर के। जी अली गौहर बलूच साहब। देखें बात यह है कि गिरफ्तारी आपका बड़ा लॉजिकली बड़ा ठीक सवाल है
कि गिरफ्तार हमने गिरफ्तार, पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट ने गिरफ्तार नहीं करना होता, गिरफ्तार इदारों ने करना होता है। लेकिन यहाँ पर ये सूरत हाल है कि जब कहा जाए कि गुड टू सी यू, नहीं, एक मिनट अली भाई, और फिर प्रोटोकॉल के एक साथ मर्सिडीज में एक मुजरिम। अली भाई एक मिनट, कौन से इदारे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना आपके साथ, मुझे कोई जल्दी नहीं है आज शो में खत्म करने की। ब्रिगेड साहब से ओपिनियन ले ली, वो भी जानना चाहते हैं कि क्यों नहीं अरेस्ट हो पा रहे। अगर पॉलिटिकली विक्टिमाइज्ड अगर मुकदमे हैं तो फिर तो अरेस्ट करना बड़ा मुश्किल होगा। और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो हमेशा गलत होती है, चाहे आप लोग के साथ हुई हो, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ हो। और अगर जेन्युइन मुकदमात हैं तो फिर 15 महीने और कितना टाइम चाहिए? तो स्टेप बाय स्टेप चले। किस इदारे ने अरेस्ट करना था, किस केस के अंदर आप बात कर रहे हैं, उसकी बात कर लेते हैं कि क्यों नहीं अरेस्ट हुए। जी सर। देखें बिनेश, बात यह है, मुझे ये बताएं कि तोशा खाना का केस जिसमें कि जिस बंदे की रसीदें पेश की गई उसने पूरे अलल ऐलान आकर इजहार किया कि भाई मेरी तो इतनी वर्थ ही नहीं है, मैं इतनी महंगी घड़ियां खरीद ही नहीं सकता। अरबों रुपए की मतलब है कि चूना लगाया गया, और किसके जरिए? खातून खाना के जरिए अरबों रुपए का चूना पाकिस्तान को लगाया गया। फॉरेन फंडिंग का केस हमने नहीं बनाया था, अकबर एस बाबर साहब जो कि इनके बानी रुकन थे, और उसमें भी आपको पता है कि जिस तरह से जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और जिस तरह से एक्सपोज हुए, कहां से फंडिंग्स आई, उन फंडिंग्स के बाद इमरान अहमद न्याजी साहब के साइनों के साथ अकाउंट खोले गए। लेकिन वो मतलब है कि अदालतों से उनको रिलीफ मिल जाता है, वहाँ पर मतलब है कि वो उनको प्री रेस्ट बेल्स मिल जाती हैं। तो जब तक सहूलत का केस एक नहीं है, सुनामी ट्रीज का केस है, फॉरेन फंडिंग का केस है, तोशा खाना का केस है, केसों की एक तवील लिस्ट है। और मुझे ये बताएं कि वो शहजाद अकबर साहब जो कि कमीशन और किकबैक्स लेकर भाग गए, वो अब बाहर से बैठकर दाढ़ी रख के मीडिया पर बड़ा मासूमाना चेहरा दिखाकर बातें करते हैं। फरा गोगी को भगाने वाले कौन है? ये एक नेक्सस था। उस्मान बुजदार के जरिए पूरे पंजाब में अरबों रुपए की करप्शन किस तरह होती गई। अभी जो परवेज इलाई को बिठाया गया तो था, अरबों रुपए की फर्स्ट पेमेंट्स के केस हैं, अदालतों ने कहा कि हम इनको बरी करते हैं, अदालतों ने कहा कि हम इनको बरी करते हैं। जब एक तरफ ये रवैया होगा तो बिनिश फिर गिरफ्तारियां कैसे होगी? जब तक सहूलतकारी का आंसर खत्म नहीं होता, तब तक किसी मुजरिम को भी गिरफ्तार करना मुश्किल होता है। बुजदार साहब को ना किसी ने गिरफ्तार किया ना बरी किया। आगे बोले, कब गिरफ्तार हुए, कब बरियत हुई? नहीं, आप किसका बता रही हैं? सॉरी, बुजदार साहब का, उन्हीं का बता रही हूँ जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। हाँ, बुजदार साहब को नैब ने तलब किया है, और बुजदार साहब नैब की तलबी के ऊपर पेश नहीं हो रहे। फरा गोगी साहब को मुल्क से पहले फरार करवा दिया गया, आपके मतलब पूरे पाकिस्तान के सामने है। फरा गोगी साहब को गिरफ्तार करवाने फरार करवाने वाले इमरान अहमद न्याजी साहब खुद थे। आज जब लेकिन ये तमाम लोग अगर इनको कटहरे में लाया जाएगा तो खुद आपने कल आजम खान की बात नहीं सुन ली। वो जो साइफर वाला ड्रामा था वो एक्सपोज नहीं हो चुका कि पहले खुद साइफर का, फिर कहा जी कि ये अमेरिका की साजिश है, फिर कह दिया कि मुझे निगरान वजीर आला का नाम ले दिया। अली भाई आप जवाब तैयार कर ले, मैं आती हूं उस पर। नाम ले दिया। मैं सुनती हूं। कितने झूठ हैं जो एक्सपोज हो चुके हैं। मैं आपका कथार से सुनती हूं, मैं साइफर पे भी आपका कथार से सुनती हूं। टेंशन ना लें, आप लोग को सुनने के लिए ही बुलाया है। मैं पहले अपने सवाल के जवाब को, उसका मैं जवाब लेने की कोशिश कर लूँ। हसन मुर्तज़ा साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। सेम क्वेश्चन टू यू सर। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर 150 से ज़ायद मुकदमात हैं, सेंसिटिव नौयत के मुकदमात हैं, कौमी सलामती से रिलेटेड मुकदमात हैं। वो साइफर भी अब ऐड कर लें। साइफर के चक्कर के अंदर आर्टिकल 6 की भी बातें होना शुरू हो गई हैं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी लग रहा है, लेकिन सर बंदा नहीं फड़िया जा रहा। बहुत शुक्रिया बिनिश। सवाल भी आपके बड़े मुश्किल होते हैं और आप खुद भी बड़ी मुश्किल हैं। आपको समझना भी जो है वो कोई आसान काम नहीं है। इमरान खान साहब जो हैं वो इस टाइम उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं वो अभी इनिशियल स्टेजेस पे हैं, उनकी तहकीकात हो रही हैं, उनके जो सबूत हैं, शवाहिद हैं, वो इकट्ठे किए जा रहे हैं, और फिर जो हालात आप देख रही हैं इस वक्त जब वो पेश होते हैं तो उनका जो जुडिशरी का जो जेस्चर होता है, जिस तरह वो गुड टू सी यू उनको कहा जाता है, तो मैं समझता हूँ कि इन हालात में चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हैं। ये हुकूमत जो है ये खुद से कोई ऐसी ताकत नहीं है, ये काफ़ी सारे महकमे और इदारे जब मिलते हैं तो हुकूमत बनती है। उसमें जुडिशरी जो है वो
मेन स्टेक होल्डर है या एस्टेब्लिशमेंट जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसका भी एक अपना रोल है। उसके अलावा जो डिपार्टमेंट हैं जैसे नैब है, पुलिस है, तो ये सारी चीजें जो हैं उनको गिरफ्तार करने से पहले, कल तक हम कहते रहे कि जब तक शवाहिद ना हो, जब तक चीजें ना हो, सारी उसकी एविडेंस कलेक्ट ना हो जाए, उस वक्त तक बंदे को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। आज हम उसके साथ आइन और कानून से हटके क्यों कुछ करें? बेशक उनके जो जराइम हैं उनकी एक लंबी फहरिस्त है, उनकी जो लूट मार है उसकी एक लंबी फहरिस्त है, उनके जो सहूलतकार थे उनकी एक लंबी फहरिस्त मौजूद है। हसन मुर्तजा साहब, मिलिट्री इंटेलिजेंस, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट आपके साथ है। पुलिस की बात करूं तो A to Z पुलिस आपके मातहत है। जुडिशरी को आप ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि जुडिशरी की तो आप पहले भी बातें नहीं मान रहे थे। जैसे कि उन्होंने आपको पहले कह दिया था 14 मई को इंतखाबात कराने, आप लोगों ने कहा नहीं हमने नहीं कराने। आपका वो जो एक बिल शल पड़े हुए हैं उसके भी आप लोगों के जो है नए कट्टे फड्डे वड्डे चल रहे हैं, तो जुडिशरी को आप डायरेक्टली इस मामले में ब्लेम नहीं कर सकते। जिन्होंने भी, जिस इदारे ने भी, जिस केस में भी, जैसे भी पीटीआई चेयरमैन को अरेस्ट करना है वो इदारा आता तो आपके मातहत है ना सर? जी सर, जी सर, मेरी बात सुन ले, मेरी अर्ज सुन ले। जितना लंबा क्वेश्चन किया है उतना जवाब भी तो सुना करे ना। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ नहीं है, पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई है। अगर कोई पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है या पाकिस्तान के खिलाफ उठ के निकलता है या रियासत के खिलाफ लड़ता है तो उस एस्टेब्लिशमेंट को अपना किरदार अदा करना चाहिए। वो हमारे साथ कहां से आ गए? क्या वो मुजस्मा हसन मुर्तजा का था जिसको तोड़ा गया? वो कर्नल शेर खान का मुजस्मा नहीं था? उसके वारिस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है या हसन मुर्तजा है? उन्होंने उन शोहदा की यादगारों को जलाया, उनका किसने करना है? वो उन्हीं ने ही करना है ना, हमने तो नहीं करना। हमारे वो स्टेक होल्डर्स हैं इस मुल्क के, जो इदारे हैं वो कोई मिलिट्री अरेस्ट नहीं कर सकती है, गवर्नमेंट ने अरेस्ट करना होता है सर, पुलिस ने अरेस्ट करना होता है। एक मिनट बिनिश, एक मिनट जरा, एक सेकंड जरा ठहरो ना। आप कह रही हो कि पुलिस आपके मतहत है। तो भाई हम कहते हैं कि इदारे मजबूत होने चाहिए, इदारों को अपना किरदार और अपना रोल अदा करना चाहिए, ना कि वो किसी सीएम के या पीएम के मतहत हो। वो रियासत के साथ है ना, रियासत के खिलाफ जो क्राइम कमिट होगा उसका उन्होंने ही करना है ना। हुकूमत ने क्या मियां शहबाज शरीफ साहब जाके तो पकड़ना है इमरान खान को? भाई पुलिस ने पकड़ना है, वो जब बेहतर समझेंगे, जब उन्हें जरूरत वजीर दाखिला भी एक पोर्टफोलियो होता है सर, वजीर दाखिला ने पकड़ना है और पुलिस ने पकड़ना है, ये मैं आपको बता देती हूँ। मुझे एक ब्रेक लेना है क्योंकि अभी तक यही नहीं डिसाइड हो पा रहा है कि किसने पकड़ना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को, पकड़ के उनका ठिकाना क्या होना है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को जारी रखेंगे, पैनलिस्ट मेरे साथ होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनश सलीम के साथ। सीधी बात जोन में मौजूद हैं जी अली गौहर बलोच साहब, हसन मुर्तजा साहब एंड ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। ब्रिगेड साहब, वंस अगेन स्टार्टिंग द सेकंड सेगमेंट विद यू सर। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार किसने करना है? मुकदमा कोई भी हो, ट्रायल कोई भी चल रहा हो, उनका अरेस्ट किसने करना है सर? देखें, रिपोर्टिंग में पुलिस के पास होती है, FIR भी पुलिस काटती है, उसके बाद अरेस्ट भी उन्होंने करना होता है, और ये सारे के सारे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर हैं। रेंजर्स, पुलिस, FC और FC के जो फ्रेडरिक कॉन्स्टेबल, दे ऑल आर हिज बेबीज, ठीक है। और इसी तरह इस्तेमाल किया गया। अगर आपने देखा 25 मई को जलसा आया तो कितने सख्ती की गई, लाहौर में हुआ वो क्या किया गया। सो इट इज़, अब आपका काम है। देखें, प्रॉब्लम ये कि इम्प्रेशन ये दे देना कि पता नहीं एस्टेब्लिशमेंट इंटरेस्टेड है या क्या है। आपने केस सॉलिड बनाना है तो आपकी अदालत आके उसके ऊपर केस करेगी। अगर आपका केस वीक होगा, प्रोसिक्यूशन एविडेंस कमज़ोर होगी, तो वो बेल भी उसको मिल जाएगी और बाद में अल्टीमेटली उसकी डिफेंस स्ट्रांग होगा तो वो क्लियर भी हो जाएगा। सो आपने, अगर आप 150 केस बनाएंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी भी ख़राब हो रही है हुकूमत की, और उनको विक्टिम कार्ड भी मिल रहा है, और फिर अदालत भी सोचेगी हर केस के किस तरीके से बनाए जा रहे हैं। बजाय कि आप सॉलिड केस बनाएं, 3, 4, 5 बनाएं, उसमें उनको लेके प्रोसिक्यूशन प्रॉपर चलें, सजा दिलवाएं, डिस्क्वालीफाई करने, व्हाटएवर यू वांट टू डू करें, और इस सिलसिले को ख़त्म करें। बजाय इसके कि आपके मुजरा रोज़ाना 3 दिन 4 आके एक ही बात करते हैं, PTA चेयरमैन व्हाट ये जाने, ये कर दिया, वो कर दिया। आप क्यों उनको और पॉपुलर कर रहे हैं? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ के अवाम की फलाह के लिए काम करें, जो आपने अभी
1 महीना रह गया, वो बताएं क्या कारकर्दगी क्या है। आपने जब वोट के लिए जाना है तो देन यू टेल पीपल ऑफ पाकिस्तान व्हाट ऑल यू हैव डन 1-1.5 साल के अंदर आपकी क्या कारकर्दगी है, क्या परफॉर्मेंस है, क्या कर सके, क्यों नहीं कर सके। आपने सिर्फ कि जी पीटीआई ने 1.5 साल 3.5 से दर दिए, ये सबको पता चल गया। अब आप आगे बताएं आपने क्या किया और आपने क्या करना है और क्या एविडेंस है आपके पास, और उनको अरेस्ट करें, पकड़ें। नोबडी सेज बिल्कुल गलत किया है। उनके जितने नैरेटिव थे गलत थे। इट वाज एंटी एस्टैब्लिशमेंट, एंटी आर्म फोर्सेस, एंटी रियासत के भी खिलाफ चल रहे थे। लेकिन आप उनको कुछ कर सही ना, आपने अगर तोशा खान का करते हैं फाइनलाइज करें। फॉरेन फंडिंग है, लटकाया हुआ, इसलिए कि कहीं ना कहीं तो इनके कम है किसी चीज में जो कोर्ट उसका फायदा उठाती है। कोर्ट को सॉलिड कह दें वो कभी भी नहीं कर सकते। दे विल गो फॉर इट, ना बेल देंगे और केल भी टाइम पे चलाएं, टाइम रख लें, अगर रखा जाता है तो उसको जल्दी जल्दी कराएं। बट दे विल टेक सम टाइम, दिस इज व्हाट आई एप्रीहेंड कि ये 3-4-5 महीने से ज्यादा लगेगा केस, अनलेस कोई इसको फाइनलाइज करे, स्पाइस अप करें। अदरवाइज वही होगा, इलेक्शन का टाइम आ जाएगा, फिर दे माइट हैव टू गो फॉर फर्दर टाइम। कहीं ना कहीं फिर हुकूमत चाहेगी करना, इसलिए इनके पास टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, सो दे विल टेक इट वेरी सीरियसली। ऑलराइट, अली गौहर बलोच साहब, हुकूमत ने ये ऐलान किया है साइफर मामले पे कि जी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा। अब इसके ऊपर अता तारर साहब ने क्या फरमाया, पहले आप वो सुनिए। वजारत उज़्मा से हट जाने के बाद जलसे में साइफर को लहराना, अब ये याद रहे कि जब आप जलसे में साइफर को लहरा रहे थे आप वजीर आजम नहीं थे। एक सरकारी हसास दस्तावेज का आपके हाथ में होना गैर कानूनी था। ये पाकिस्तान के ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्जी और बिल्कुल गैर कानूनी था। अली गौहर बलोच साहब, आपने सुना अता तारर साहब ने क्या फरमाया। मैं इसको इनकॉम्पिटेंस समझूं या बेखबरी समझूं या जोशे खिताबत में समझूं कि वो फैक्ट्स को मिस कोट कर गए। 27 मार्च को जिस जलसे के अंदर साइफर लहराया गया था उस टाइम पर मुल्क के वजीर आजम चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थे, क्योंकि मैं खुद बहुत से और मीडिया वर्कर्स की तरह लाहौर से इस्लामाबाद उस जलसे को कवर करने के लिए गई थी। और ये तमाम तर मामला ड्रामा इसलिए रचाया गया ताकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से बचा जा सके। आप लोग के तो सर फैक्ट ठीक नहीं है। आपने सीक्रेट एक्ट, ऑफिशियल एक्ट कहां लगाना है कहां नहीं लगाना, पहले अपने फैक्ट तो ठीक कर लें। इसकी वजह क्या है? देखें, बात यह है कि वो हो सकता है आपकी बात दुरुस्त हो कि जिसमें अता तारड़ साहब को हो सकता है डेट का मुगालता लगाओ, लेकिन पाकिस्तान के किसी सीक्रेट डॉक्यूमेंट को चाहे वज़ीर आज़म हो अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए और कौम से झूठ बोलने के लिए उसको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, उसको लहरा नहीं सकते, उसका जलसों में जिक्र नहीं कर सकते। और बिल्कुल वो जो भी उन पर कानून के मुताबिक केसेस बनते हैं वो बनेंगे। देखिए, बात यह है कि बिनिश अभी आप ये पूछ रही थी कि किसने गिरफ़्तार करना है। गिरफ़्तार करने वाले जो इदारे हैं वो गिरफ़्तार करने के लिए तैयार हैं। खान साहब की चोरियाँ, डकैतियाँ, उनका जो नेक्सस था जिसमें ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ कि घरेलू ख़वातीन को इस्तेमाल करके भी अरबों खरबों रुपए की करप्शन की गई और करप्शन के बड़े बड़े रिकॉर्ड कायम किए गए। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि एक जगह से उनकी मुसलसल जो सहूलतकारी का अंसर है वो रुकने नहीं पा रहा। क्या ये हकीकत नहीं है कि जब पुलिस उनके घर पे जाती थी तो उनके ऊपर पेट्रोल के वो बॉम्ब जो हैं वो फेंके गए? वो किसने फेंके थे? वो मैंने और आपने तो नहीं फेंके थे, पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखा था। अपने उस हजूम के ज़रिए और जत्थों के ज़रिए जो कि पुरतशद्दद किस्म के जत्थे थे, उनके ज़रिए पुलिस की गाड़ियाँ उठवा उठवा के नहरों के अंदर नहीं फेंकी गई। ये पूरे लाहौर और पूरे पाकिस्तान ने ये निज़ाम नहीं देखा? क्या इस मुल्क के अंदर पूरी कौम को के अंदर नफ़रत की दीवारें नहीं कायम की गई? पूरी कौम को तकसीम करने की कोशिश नहीं की गई? जब एक आदमी की सहूलतकारी का सिलसिला ख़त्म ही नहीं होगा और अगर उसको आज बिनिश मुझे और आपको भी ये आज़ादी मिले तो हो सकता है मैं और आप भी अपने आप से बाहर हो जाएं, और जब आपको वो क्या कहते हैं सारे खून माफ़ हो जाएं, तो मैं तो समझता हूँ कि ये बड़ा अफसोसनाक है। ये काम सिर्फ पुलिस का नहीं है, ये काम सिर्फ हुकूमत में बैठे हुए वज़रा का नहीं है, ये तमाम उन स्टेक होल्डर्स का, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो कानून बनाने वाले इदारे हों, चाहे वो कानून पर इम्प्लीमेंट करने वाले इदारे हों, कि वो अपना अपना किरदार अदा करें। और लेकिन मैं समझता हूं कि आपको वो मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा जो पिछले दिनों में ISPR ने एक
प्रेस टॉक की थी जिसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा था कि ये जो 9 मई के वाकयात हैं इनमें जो सहूलतकार हैं हमारी, हम उन तक भी पहुंचेंगे। जब उन्होंने अपने इदारे के बड़े आला ओहदों पर बैठे हुए अफसरान की अभी अकाउंटेबिलिटी की है और उनको भी फारिग किया है, तो मैं समझता हूं कि किसी और इदारे में, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो अदलिया के लोग हों, चाहे वो किसी और इदारे के हों, जो बंदा भी सहूलतकारी में मुलव्वस है उन तक भी कानून की गिरफ्त जाएगी और मेरा ख्याल है कि उसकी बकायदा अनाउंसमेंट की जा चुकी है। ठीक है सर, मेरे साथ रहिए। आगे आपका जवाब मैं वापस आती हूं आपकी तरफ। हसन मुर्तजा साहब, असद उमर, फवाद चौधरी, परवेज खटक, इमरान इस्माइल, अली जैदी और अब आजम खान, और इसमें और भी जितने भी पॉपुलर लीडर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहे हैं उनके भी नाम जोड़ दें। मैंने तो सिर्फ आपको देख की पूरी किस तरह पकी है वो टेस्ट कराने के लिए सिर्फ ऊपर की एक लेयर आपसे शेयर की है। इन सब बड़े नामों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने के बावजूद जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं वो अभी भी वैसे के वैसे डट के खड़े हुए हैं, बल्कि उल्टा उन्होंने जो अपनी कैंपेनिंग के हवाले से इंतखाबात के लिए जो तैयारी की है वो अब टिकटॉक पर तैयारी करेंगे सर। और आपकी तो मीडिया कैंपेन आपको तो पता ही है माशाल्लाह काफ़ी कमज़ोर है, मैं क्या बोलूँ इस बारे में। और अगर मैं टेलीविज़न मीडिया की बात करूँ तो उसकी गवाही ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने प्रोग्राम के शुरू में ही दे दी थी कि चैनल्स की रेटिंग्स नहीं आ रही। एक छोटी सी नन्ही सी गवाही मैं भी दे देती हूँ, मुझे अपना प्रोग्राम नामुकम्मल लगता है एक पॉलिटिकल पार्टी के पार्टिसिपेशन ना होने की वजह से, और फिर भी आप लोग चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। तो कौन उनको बचा रहा है सर? कौन है उनका सबसे बड़ा सपोर्टर? गुजारिश ये है कि आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपकी जो खदशात हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पे यकीन रखती है कि आज़ादी इज़हार राय जो है उस पर पाबंदी या कतगन नहीं होनी चाहिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। कोई जो प्री पोल रिगिंग होती है या एक परसेप्शन कायम कर दी जाती है कि फलां आ रहा है फलां जा रहा है, वो नहीं होनी चाहिए। हम तो इस चीज के कायल हैं। अब देखें, कोई भी चीज मावराए कानून जो है वो मुनासिब नहीं लगती। बेशक आदमी के जुराइम वो अपने मुंह से बोल रहा होता है, इसके बावजूद भी जो एविडेंस है, जो शवाहिद हैं, वो इकट्ठे करने पड़ते हैं, फिर कोर्ट में पेश करने पड़ते हैं। अब अगर ये सोच लिया जाए कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है वो एक बैरूनी एजेंडे पर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, उन्होंने उन पे कोई मुकदमा नहीं बनाया। ये तमाम मुकदमा, जैसे अकबर एस बाबर साहब का जिक्र हुआ, फॉरेन फंडिंग का केस वो लेकर आए जो उन्होंने 9 मई को किया। उसमें सबसे बड़ी विक्टिम जो है वो पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान है, वो कर हुए। फिर उसके अलावा अगर आप देखें तो मैं समझता हूं ये हिम्मत है इस हुकूमत की कि उन्होंने इतनी बर्दाश्त की कि हर चीज अगर वो चाहते गिरफ्तार करना तो 1 सेकंड में गिरफ्तार हो सकते थे। लेकिन वहां जो खून खराबा होना था, जो मेरी सुन लेना, जो वहां पे कारकुन थे, जो पॉलिटिकल वर्कर थे, जिनको गुमराह करके वहां पे ये कहकर खड़ा कर दिया गया कि आप जिहाद कर रहे हो और इमरान खान का गिरफ्तार होना तो ऐसे ही है जैसे आपके हकूक पे डाका है। तो उन लोगों के खिलाफ जो है दूसरी फौज से लड़ा जा सकता है। अपनी आवाम से लड़ना एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल काम है, और मैं समझता हूं कि हुकूमत के इक़दामात जो थे वो इंतहाई काबिले सताइश और काबिले तारीफ हैं कि उन्होंने इन हालात में भी कानून को अपने हाथ में नहीं लिया, अपनी आवाम का ख्याल किया है, और वो तो अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे। वो तो अगर आज आपके प्रोग्राम्स की रेटिंग नहीं है तो इसका मतलब आप ये समझ रहे हैं कि ये मकबूलियत है इमरान खान साहब की, इस पे आप अपने प्रोग्राम्स को बेहतर करने की कोशिश नहीं करते। और फिर आप ये कहते हैं कि PTI की नुमाइंदगी नहीं होती। PTI की हर प्रोग्राम में नुमाइंदगी होती है। जितने उनकी वकला कम्युनिटी है वो सारी आप, बल्कि ये तो आप उनको फायदा दे रहे हैं कि उनका मौक़िफ़ भी आता है और वो एक आम आदमी की जबान से आप कहते हैं कि वो बात आ रही है, हालांकि वो PTI की तर्जमानी होती है, वो PTI का आदमी होता है, वो उसकी बात कर रहा होता है।
तो ये इस तरह के हालात नहीं है जिस तरह के पेश किए जा रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया जी, आप गिरफ्तार नहीं अच्छा कर जी, रहे। ब्रिगेड साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे एक ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रिगेड साहब, आई विल कम टू यू आफ्टर द ब्रेक, विल बी बैक शॉर्टली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक के बाद आप लोग को खुश आमदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। सीधी बात जोन में मौजूद हैं जी अली गौहर बलोच साहब, हसन मुर्तज़ा साहब एंड ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। जी ब्रिगेड साहब, आप कुछ ऐड करना चाहते थे? देखें, मेरा पॉइंट बनीश ये था कि बिल्कुल राइटली आपने उनको ब्लैकआउट किया हुआ टीवी के बटन, बट देन आप तो उनको पॉपुलर खुद कर रहे हैं। आप अगर 5 मिनिस्टर एक केस के बारे में आके क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं, लोग जिक्र कर रहे हैं, फिर उनकी पीटीआई की टीम आके उसको जस्टिफाई कर रही है, तो देन ही इज बीइंग डिस्कस्ड, ही इज बीइंग सीन ऑन द टेबल, हिज नेम इज कमिंग एवरी टाइम। तो व्हाट इज द पर्पस? आपने आजम खान ने एक स्टेटमेंट दी है, एक आपके डी मिनिस्टर ने कह दिया ना, लेट FIA एक्सपेडाइट द केस, कलेक्ट एविडेंस, कोलेट एविडेंस एंड देन फाइल एन FIR, और उसके बाद आप कार्रवाई करें। बजाय इसके कि रोजाना आप उनका जिक्र करें, उनके रोजाना केसों को लेकर आएँ। मेरे ख्याल में ये उनको अब ज्यादा विक्टिम कार्ड शो दे रहे हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन उनको शो कर रहे हैं, ये इसकी जरूरत नहीं है। और ये उनका आप खुद ब खुद आसान उनके लिए काम करते जा रहे हैं। मेरे ख्याल में ये हमारी हुकूमत को समझने की जरूरत है कि आप इतने ज़्यादा जो कर रहे हैं, इसके बजाय आप सॉलिड काम करें। और 1.5 साल में अगर अच्छा काम होता, आपकी एफिशिएंसी से काम किया होता, बाय नाउ इनका कहीं ना किसी केस में सजा हो गई, तो कन्विक्शन हो गई होती, और इवन डिस्क्वालीफाई। तो ये हुकूमत को सोचने का साथ आप अब आपके डेज वो हैं कि आप प्लस आप अपनी सारी कारकर्दगी बताएं, व्हाट यू हैव डन इट। आप एक महीने में आप $51 बिलियन के डेवलपमेंट फंड भी दे रहे हैं, विच इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड। ये इस तरह के काम करेंगे तो ये इट विल नॉट सपोर्ट। जो लोगों में अवेयरनेस आ गई है अभी, इसलिए सॉलिड काम करें और करके दिखाएं, और फिर बताएं कि व्हाट यू वांट टू ऑर्गेनाइज। आपका इलेक्शन स्लोगन, आपका मैनिफेस्टो क्या है, मियां साहब ने कब आना है, हमने कैसे जलसे करने हैं, क्या इलेक्शन कैंपेन करनी है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। सॉलिड काम ब्रिगेड साहब आपने कहा आज एक वैसे सॉलिड काम हुआ है, और इसी के साथ मुझे शो खत्म करना है क्योंकि एक और मिशन पूरा हो गया है। मेरे जो वजीर आजम हैं वो अपने बेटे समेत मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी हो गए हैं। इससे बड़ा कोई सॉलिड काम हो सकता है आज की तारीख में? आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फीडबैक का इंतजार रहेगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मंडे को मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।